अब जैसे मान लो इसी में मोल फ्रैक्शन वाटर का भी पूछा होता ना, तो यहाँ पे तो देखो सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने बताया कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन का समेशन एक होता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल है और एक वाटर है, तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होना चाहिए, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज C2H6O2 वो कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ से अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का मालूम है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, और ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। देखो कहाँ पे तुमने गलती की है, इज इट द एरर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, इफ इट इज़ अ कंसेप्चुअल एरर तो फिर दिक्कत है, ठीक है, कैलकुलेशन एरर है तो सही हो जाएगा वो। ये समझ आ गया क्या? हो गया हो तो बता दो, आगे बढ़ें फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। सो नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ऐसा मान लो, ऐसा केस लेते हैं जैसे वाटर है ना, पानी है, तो पानी के अंदर भी इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, पानी के अंदर भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में है, ज़्यादा नहीं है ना। वाटर के अंदर आप इम्प्योरिटीज़ को आसानी से देख नहीं पाते हो, तो जब आप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को आसानी से नहीं देख पाते हो, इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं उसके अंदर लेकिन बहुत कम अमाउंट में। तो ऐसे केस में जब सॉल्यूट की मात्रा या सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होगा सोल्यूशन के अंदर, तो उस केस में हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सो पार्ट्स पर मिलियन में क्या बात है, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, बहुत हल्के से अमाउंट में सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन एंड इट इज डिफाइंड एज, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, तो कितना सॉल्यूशन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जैसे मान लो नंबर ऑफ पार्ट्स बोलने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर हमने बोल दिया मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे मान लो हमने बोल दिया मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से, ठीक है, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। बात मेरी समझे, तो यहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर देंगे, चाहे तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखो, चाहे यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लो, आप यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो, आप मास लिख लेना है ना यहाँ पर। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बात बोली है कि एज इन केस ऑफ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज अ मास टू मास। ठीक है, देखो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे मास लिख लो और यहाँ पे भी मास आ जाएगा, ठीक है, मोल्स मत लिखना, मास लिखना।
तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट लिख लो, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। या ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख लो, या ऊपर क्या लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख लो, और नीचे क्या लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लो। नीचे वाले पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लो, इंटू 10⁶ कर दो। तो चाहे तो मास टू मास में एक्सप्रेस कर दो, या वॉल्यूम टू वॉल्यूम में, या मास टू वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ सी वाटर, सी वाटर का 1 लीटर ले लिया हमने, ठीक है, विच वेट्स 1030 ग्राम, वजन इसका बताया गया, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ अब देखो 1 लीटर सी वाटर में 6 × 10⁻³ डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, देखो कितना कम है, इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो जब सोल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होगा सोल्यूशन के अंदर, इन दैट केस विल टॉक अबाउट ppm विच इज पार्ट्स पर मिलियन। सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम। ठीक है, तो भाई 1 लीटर में इतना कम था तो हमने उसको ppm में कन्वर्ट किया। तो ppm में कन्वर्ट कैसे किया कि भाई 10⁻6 ग्राम अगर हम सी वाटर लेंगे, 10⁻6 ग्राम सी वाटर लेंगे, मतलब इतना ज़्यादा सी वाटर अगर लेंगे तो हमें 5.8 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। समझे? ऑफ सी वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, पानी के अंदर जो डिजॉल्व इंप्यूरिटीज हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, या एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है, उसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम के अंदर ही। ठीक है, तो पानी के अंदर इंप्यूरिटीज हो गई या एटमॉस्फेयर के अंदर इंप्यूरिटीज हो गई, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनका जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो थोड़ा सा सोल्यूशन लेंगे तो हमको तो नेग्लिजिबल सोल्यूट दिखेगा ना, तो इसका मतलब क्या है, हम अगर बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ले लें तो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन लेने पर ही हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिखेगा। इसके लिए हम 1 मिलियन सोल्यूट ले रहे हैं, सॉरी 1 मिलियन सोल्यूशन ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब 10⁻6 पार्ट ले रहे हैं तो उसमें कितना पार्ट सोल्यूट का प्रेजेंट है, वो होगा पार्ट्स पर मिलियन। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, लिखो इसे जल्दी। और नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो उसको लिख के देना, फिर क्लियर करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, लिखो इसे जल्दी जल्दी।
ये देखो पीपीएम को माइक्रोग्राम पर एमएल में भी लिख सकते हैं। माइक्रोग्राम बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, माइक्रोग्राम मतलब, ठीक है, ग्राम बोले तो मास ऑफ सोल्यूट की बातें कर रहे हैं हम, पर एमएल बोले तो यहाँ पर सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। या तो पीपीएम लिख लें या माइक्रोग्राम पर एमएल, ठीक है। जैसे ही हो जाए तुरंत बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लैग कर देता है, 10-15 सेकंड का टाइम लैग रहता है लाइव के अंदर। सो तुम 15 सेकंड पहले बताओगे तो मुझे अभी पता चलेगा, मतलब 15 सेकंड बाद पता चलेगा तुम्हारे बताने के, 15-20 सेकंड हो सकता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी, अब देखो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूरे चैप्टर में मोलैरिटी मोलैलिटी की बहुत बार बातें होंगी, तो मोलैरिटी मोलैलिटी सही से निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मोलैरिटी क्या है। अब जो भी आपके पास है सोल्यूशन, ठीक है, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, सोल्यूट और एक चीज़ है सॉल्वेंट, ठीक है भाई। तो सोल्यूट के कुछ ना कुछ तो मोल्स पड़े होंगे ना सोल्यूशन के अंदर। तो हमें क्या करना है, ऊपर आपकी देखो फ्रैक्शन ऐसे निकालना है, मतलब आपकी जो फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर तो रखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। या मैं इसको ऐसे भी फिजिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि भाई 1 लीटर वॉल्यूम है अगर सोल्यूशन का, तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया सोल्यूशन का, अब उसके अंदर जितने भी मोल होंगे ना सोल्यूट के, वो ही हो जाएगी सोल्यूशन की मोलैरिटी। मान लो 1 लीटर में 5 मोल है, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी 5 हो जाएगी। मान लो 2 लीटर में 3 मोल है, तो 1 लीटर में तो 1.5 मोल हुए ना, तो मोलैरिटी 1.5 हो जाएगी। बात समझे। तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, बात समझे, वो होगी मोलैरिटी। तो अगर मान लो मैंने बोला मोलैरिटी 3 है, इसका मतलब क्या है कि भाई 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 3 मोल सोल्यूट के पड़े हुए। या मैंने बोला मोलैरिटी 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 5 मोल ऑफ सोल्यूट पड़े हैं, ठीक है। या 2 लीटर सोल्यूशन के अंदर 10 मोल ऑफ सोल्यूट पड़े हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझते हैं। 0.25 मोल पर लीटर। अच्छा देखो इसकी यूनिट है ना मोलार, मतलब ब्रैकेट में जैसे 2 मोलार, मोलारिटी को लिखेंगे 2 मोलार, तो ब्रैकेट में उसका मतलब आगे उसके जो यूनिट एक्सप्रेस करेंगे वो कैपिटल एम लिख देंगे। तो उसका मतलब होता है मोलार, बोलने का मतलब है मोल पर लीटर। भाई यहाँ पे तो मोल आ गया और नीचे लीटर आ गया, तो मोल पर लीटर हो गया ना, बात समझे। तो देखो एक एग्जांपल है 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 मोलार। देखो यहाँ पे मोल पर लीटर को आप मोलार बोल सकते हो, मोलार को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो इतना मोलार सोल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिजोल्व इन 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में भाई 1/4 मोल NaOH के डिजोल्व कर रखे हैं, मतलब 0.25 मोल NaOH के डिजोल्व कर रखे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है।
ठीक है, चलो हो गया होगा। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करो। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.27। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो 2-3 बच्चों ने तो निकाल भी लिया है। 0.27, 0.28 सही है। 0.27, 0.28 के करीब ही रहेगा आंसर। ठीक है, तो भाई देखो मोलारिटी निकालनी थी आपको, है ना भाई। सोल्यूशन की मोलारिटी चाहिए आपको। 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। तो भाई 450 ml सोल्यूशन का दिया और 5 ग्राम NaOH के दिए, तो पहले तो मोल निकाल लो। तो मोल्स ऑफ NaOH आपको निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो सोल्यूट है। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं। तो मोलर मास कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोडियम का हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ठीक है, 40 हो गया। समझे आप? तो 40 से डिवाइड कर देना और फिर यहाँ से मोल्स आ गए। मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नीचे लीटर में रहना चाहिए, तो 450 ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 0.27 इसका सही आंसर है, या 0.28 भी बोल सकते हो क्योंकि 0.27 समथिंग आ रहा है। इसमें डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताएं कि मोल निकालना नहीं आता, मोल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है। बिकॉज अब तो सीखना पड़ेगा तुम्हें ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस सोल्यूशन चैप्टर में तो मोलारिटी की ही बातें करेंगे, बल्कि मोलारिटी बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा। तो मोलारिटी की भी बात करते हैं अभी। मोलारिटी अच्छे से निकालना आना चाहिए। सबका आ गया हो तो आगे बढ़े, और किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोलालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। देखो इस चैप्टर में ना मोलालिटी की बातें बहुत ज़्यादा की जाएंगी, तो मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको गांठ बांध लो कि मोलालिटी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से करना है। अब ध्यान दो, मोलालिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम। देखो अभी तक सारी बातें सोल्यूशन आ रही थी, नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था
उसमें हर जगह देख रहे तुम सोल्यूशन आ रहा था। मोलैलिटी ही एक ऐसा टर्म है जहां पर नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आएगा। पहले बार बार सोल्यूशन आ रहा था, अब क्या आएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। ऊपर रहेगा मास ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला मोलैलिटी का। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है आपके पास, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, भाई समझो, 1 किलोग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल, ठीक है, कितने मोल प्रेजेंट हैं, किसके, सॉल्यूट के। ठीक है भाई, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन के अंदर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मौजूद है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं, वही तो क्या होगी, मोलैलिटी। ठीक है, फॉर्मूला वाइज बात करें तो ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट लिख देना और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देना किलोग्राम में। ठीक है, तो जाएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका। अब ध्यान दो, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। 1 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट। अब देखो 1 मोल पर केजी, मोल पर केजी है स्मॉल m, यहाँ पे देखो स्मॉल m का मतलब क्या होगा, मोलैलिटी। ये जो स्मॉल m है ना, इसको हम पढ़ेंगे क्या, मोलैलिटी। जैसे वहाँ पर हम कैपिटल M लिख रहे थे उसके मोलैरिटी बोलते थे, वैसे ही यहाँ पर स्मॉल m को हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, या मोल पर केजी। तो 1 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो जितनी भी मोलैलिटी होगी उतने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। बात समझ गए, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट। भाई सबकी अपनी खूबियाँ हैं और सबकी अपनी बुराइयाँ हैं। मास परसेंटेज हो गया, ppm हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में कि कौन कौन सी चीज़ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ppm नहीं करता, मास परसेंटेज नहीं करता, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है IIT या नीट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। वेर एज मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। भाई मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है ना, टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी के अंदर तो मोल और वॉल्यूम दोनों ही आते हैं, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, द मास डज नॉट। तो मोल और मास तो नहीं डिपेंड करेंगे, लेकिन वॉल्यूम तो डिपेंड करेगा, तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये लिख लो पहले ये। तो यहाँ से तो एक मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, वो याद रखना। और एक ये चीज़ याद रखना, मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। मोलैरिटी करता है टेम्परेचर पर डिपेंड, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, जब चीज़ों को लिख रहे हो ना तो अच्छे से समझ समझ के लिखो, जितनी चीज़ें लिखो, हड़बड़ी में काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से चीज़ें समझो, एक एक पॉइंट समझो, जो चीज़ ना समझ में है उसको बार बार पूछो। तो कोई भी चीज़ नहीं समझ में है, डाउट को ऐसे ही मत जाने दो। ठीक है, डाउट बनी है तो उसको क्लियर हो जाए पहले।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा देखो यहाँ पे मोलैलिटी में हमने सॉल्वेंट का मास केजी में लिया है। अब जैसे मान लो सॉल्वेंट का मास केजी में नहीं होगा और ग्राम में होगा, तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब अगर यहाँ पर केजी नहीं ग्राम हो जाता तो यहाँ पर इंटू 1000 और आ जाता। तो इस चीज़ को याद रखना कि मोलैलिटी में ऐसे ही वहाँ पर भी था। मोलैरिटी में जैसे यहाँ पर मोलैरिटी हमने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर लीटर में ना रह के मान लो ml में हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दिया हो। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। मान लो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में दिया हो, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ml में होगा तो। सिमिलर टू दैट मोलैलिटी में अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो बस क्या करना, ग्राम में ही लिख देना। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, या तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बेंजीन जो है ना वो सॉल्वेंट है। इसमें बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, और 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है जो सोल्यूट है। तो आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करो जल्दी। थ्री 3.33 तो नहीं आ रहा है आंसर। सल्यूट कौन सा है? सल्यूट देखो किसकी मोलैलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? मोलैलिटी सल्यूट की तो कैलकुलेट होती है। तो मोलैलिटी कौन होगा? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड होगा ना सॉल्यूट। ठीक है, और बेंजीन है सॉल्वेंट, सॉरी बेंजीन होगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब करो। हाँ ठीक है, 0.55 सही आंसर है। तो 0.55 आएगा, सही आंसर है 0.55। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, 0.55 आएगा इसका सही आंसर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नहीं आया।
जैसे मोलैलिटी निकालनी है ना, तो मोलैलिटी क्या होगा, ऊपर कौन रहेगा, ऊपर रहेगा मोल ऑफ सल्यूट। तो मोल ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे भाई, मास दिया है सल्यूट का 2.5 से डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास को, मोलर मास का निकाल लेना। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इसका मतलब कितना हो गया, ये कार्बन मिलके 24, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 24 4 28, और 2 ऑक्सीजन है तो ये 32, तो ये मिलके आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे मोल निकाल लिए हमने किसके, इथेनोइक एसिड के। अपॉन अपॉन क्या कर देंगे हम, अपॉन कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ग्राम में दिया है तो मैंने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर एक्स्ट्रा 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा 1000 से मल्टीप्लाई तब नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगर मान लो हम इसे 2.5/60 मोल लिखते नीचे ग्राम में, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक था। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर 0.55 आ रहा है, चेक कर लेना इसको। ठीक है, बगल में इसकी यूनिट भी लिख दिया करो, है ना, स्मॉल एम, मोलैल। ठीक है, 0.55 मोलैल। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको अभी लिख लो और कल बताना उसका आंसर क्या है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ और सॉल्व कैसे करते हैं ये भी चीज़ समझ में आए। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है यार, समझो बात को, कैलकुलेशन गलत हो गई तो गेम ख़त्म तुम्हारा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले, खूब सारे क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो अभी। हाउ टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्विंग क्वेश्चन। अभी सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, मोलैलिटी आप बताओ मुझे किसकी निकालते हो, मोलैलिटी सॉल्यूट को ही निकालते हो, तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि इथेनोइक एसिड जो होगा वो सॉल्यूट होगा, बात समझ रहे हो। और बेंजीन तो सॉल्वेंट का काम ही करता है, बेंजीन तो सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाए कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ये चीज़ पे क्लैरिटी मिल जाएगी, सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे इथेनोइक एसिड को क्या ले लेंगे, सॉल्यूट लेंगे, क्योंकि मोलैलिटी इसी की निकाल, अगर बोलता मोलैलिटी इसकी निकालनी है तो भी ये सॉल्यूट होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखो। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखते ही बता देना हो गया क्वेश्चन, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सो ये चीज़ मुझे क्लियर कर दें कि क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आपने, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। ओके, टेल मी इफ इट इज़ कंप्लीटेड। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, यू नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिखना ही है और फिर बता दें। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करने हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे जो भी कंटेंट आज आपने पढ़ा है, देन आफ्टर हाथ फेरेंगे इन सारे क्वेश्चंस पर। सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस लिखें सिर्फ। तो ये क्वेश्चंस आपको वापस से जब आप रिवाइज कर लोगे, पूरी चीज़ आज का कंटेंट पढ़ लोगे एक दो बार खुद से, उसके बाद ये वापस से क्वेश्चंस ट्राई करना और इनके आंसर्स लिखना। सेकंड क्वेश्चन लिख के हो गया क्या? सेकंड क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बता देना।
सो वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखो फिर। एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? अभी आपने क्वेश्चन क्यों पढ़ा? ये क्वेश्चन पढ़ो ही मत, समझो ही मत। ये तो तुम्हें खुद से करना है। जब चीज़ें आप नोट्स घर पर रिवाइज कर लो प्रॉपरली, ठीक है, एटलीस्ट 2 बार कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। उसके बाद खुद से तुम्हें समझना है। ये तुम्हें खुद से काम करने के लिए दिया गया है। नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। ये मास ऑफ यूरिया वाला क्वेश्चन हो गया क्या? आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आराम से लिखो। वेरी गुड। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख लो। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन। अगर ये हो जाए फिर ये करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। सॉरी, एक सेकेंड। ये रहा, लिखो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी, ये वाला क्वेश्चन लिखना है। कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बता देना।
जितने भी क्वेश्चन चलते हैं सब लिख लो और आराम से करना, ठीक है। कल का पूरा दिन रहेगा तुम्हारे पास, सुबह से लेकर 4 बजे तक, तो उस टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना नोट्स पढ़ के। It's 18 hours. ये हो गया, ये यही लास्ट क्वेश्चन है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो बता देना, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, नहीं लिख पाए हो तुम, तो वो भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 9। 9, फर्स्ट लाइन लिख के बताओ कुछ। क्वेश्चन की नंबरिंग तो की नहीं है मैंने यहाँ पे। विच क्वेश्चन?
कैन यू राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा, बिकॉज नंबरिंग तो क्वेश्चन की नहीं हुई है यहाँ पे। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल फर्स्ट लाइन फ्यू स्टार्टिंग वर्ड्स लिख दो, उसके बाद हम देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। एन एंटी फ्रीज, ओके दिस इज द क्वेश्चन, लिख लो यहाँ से। हो गया, सबका कंप्लीट हो गया। सबका कंप्लीट हो गया क्या? हो गया तो बता दो। वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान दो, इतने सारे क्वेश्चंस आज हमने लिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो अब तुमको क्या करना है ना, ये सारी चीज़ों को एक बार थ्रूली रिवाइज करो और उसके बाद वापस से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आराम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जितने भी क्वेश्चंस हैं। पहले थीम को समझो, चैप्टर की थीम क्या है, मतलब जो भी चीज़ पढ़े उसकी थीम क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर बातें हो रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उन सबको एक एक करके पढ़ा है हमने। सारे फॉर्मूले टिप पे होने चाहिए, उनका क्या मतलब है ये टिप पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे परसेंटेज मास बाई मास का मतलब क्या है कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट है, ऐसे ऐसे करके याद होना चाहिए। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, वैसे वैसे तुम्हारी क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो सुधरेगी, और ये भी पता चलने लगेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 6:04 हो गए। तो बताओ फिजिक्स को 7 बजे से स्टार्ट करें क्या? आई वॉन्ट द कन्फर्मेशन कि फिजिक्स को 7 बजे से स्टार्ट करें, 7 to 8:30 या 8:15, जो भी लगता है। बिकॉज इन टूडेज लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है और शायद एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने। सो देयर इज लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो विल स्टार्ट विथ फिजिक्स एट 7 PM। तो 7 बजे से लेके 8:15 या 8:30 तक जो भी टाइम लगता है, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपके पास टाइम भी है, रिवाइज नहीं किए हो तो पहले कूलम्स लॉ को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये लेक्चर जो आज का लेक्चर फिजिक्स का होने वाला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको ये समझ में आएगा कि कभी भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं फोर्स के ऊपर, कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बिकॉज जो बुक्स में मेथड है वो थोड़ा अलग है, और जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो काफ़ी अलग है। तो और वो सिंपल भी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और पेपर में भी खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये जो कंटेंट है जो आज बताया जाने वाला है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरी बात है, कल का लास्ट जो लेक्चर है वो रिवाइज्ड होना चाहिए अच्छे से, तभी आज का लेक्चर स्मूथली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। तो 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 7 बजे। ठीक है, और कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो, मतलब कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जो पूछना चाहते हो, पूछ नहीं पाए हो अभी तक, तो पूछ लो।
पीपीएम, देखो बेटा पीपीएम क्या है, पीपीएम मतलब कब हम पीपीएम, पहले बात तो समझो पीपीएम की बात कब करेंगे, जब मान लो किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट बहुत कम है, जैसे पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है ना, तो पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ बहुत कम मात्रा में होती है। तो अब मान लो 1 गिलास पानी निकाला तुमने, अब मैं बोलूँ बताओ इसमें इसके अंदर कितनी इम्प्यूरिटी है, तो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि उसके अंदर इतनी मामूली सी इम्प्यूरिटी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको बहुत सारा पानी लेना पड़ेगा, तो है ना, अगर बहुत सारा पानी लोगे तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो मिल जाएगा ना, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी तो मिल जाएगा। सोल्यूट मतलब इम्प्यूरिटी की बात हो रही है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब ऐसा अमाउंट मिल जाएगा हमको कि हम पता लगा सकते हैं भाई कितना कितना सोल्यूट या कितनी इम्प्यूरिटी है। अब मैं बोलूँ 0.00000001 ग्राम इम्प्यूरिटी, तो ये कोई सेंस थोड़ी ना बनाता है एक गिलास पानी के अंदर, है ना। अगर मैं इसको, ठीक है, 1,00,000 गिलास पानी के बराबर ट्रीट करूं तो क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा, जो इम्प्यूरिटी होगी वो भी 1,00,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो पार्ट्स पर मिलियन में कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्यूट का मास लिखना है ऊपर, और नीचे सॉल्यूशन का मास लिखना है, और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास, इंटू 10 की पावर 6। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, यूज़ कब करेंगे, जब सॉल्यूशन के अंदर, जैसे एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स बहुत कम है ना, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, हर जगह तो पॉल्यूटेंट्स नहीं दिखते ना, तो नहीं दिखते तो इसका मतलब इसमें पीपीएम की बातें करेंगे। बात समझे, एयर भी तो एक सॉल्यूशन ही है, समझे, एयर भी तो एयर का सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन है, उसकी बात यहाँ पे नहीं की हमने, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात की है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई हुई पीपीएम क्या है। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता अब किसी की डाउट्स हैं, तो उसको बंद करते हैं और 7 बजे वापस से स्टार्ट करते हैं। 7 बजे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लिए, तो कूलम्स लॉ का थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, फिर उसके बेसिस पे तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है।